डीएनए मित्रों, 5 मिनट पहले आप दिल्ली आंदोलन और पेपर लीक पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को सुन रहे थे। उन्होंने कहा, हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी ने अपनी शर्तें रख दी हैं। 25 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक और जंतर मंतर पर धरना दे रही कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपनी अपनी शर्तें रख दी हैं। इन शर्तों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन अब एक चीज साफ हो गई है। जंतर मंतर से छात्रों के मुद्दे पर जो आंदोलन चल रहा है, उसमें राजनीति लगातार तेज होती जा रही है। संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक वार पलटवार चल रहा है। आज आपको जानना चाहिए कि संसद में इस मुद्दे पर क्या हुआ, क्या विपक्षी पार्टियों में अभी तक तालमेल नहीं बन पाया है, राहुल गांधी ने आज इस मुद्दे पर क्या मांगे रखी हैं और कौन सी शर्तें रखी हैं, और सड़क से लेकर संसद तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है। इसकी शुरुआत संसद से करते हैं। मित्रों, आज मॉनसून सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने संसद परिसर में काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले छात्रों के साथ पुलिस की बर्बरता का आरोप लगाते हुए विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार के सामने एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद संसद के भीतर भी सरकार और विपक्ष आमने सामने हुए। इस हंगामे की वजह से आज भी सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। लोकसभा में सरकार ने चर्चा पर सहमति जताई, लेकिन कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रख दी। कांग्रेस ने कहा कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ, सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। कांग्रेस और बीजेपी ने लोकसभा में अपनी बातें रख दी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बोलने का मौका नहीं मिला तो वो नाराज हो गए। उन्होंने बीजेपी कांग्रेस के बीच समझौते का आरोप लगा दिया। साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर भी ज्यादा जोर नहीं दिया। उन्होंने छात्रों पर कार्रवाई का मुद्दा सबसे पहले रखा, प्रधानमंत्री के बयान की मांग की। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। मित्रों, अखिलेश यादव यही नहीं थमे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ उनकी तीखी बहस भी हुई। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी अखिलेश यादव और केसी वेणुगोपाल के बीच इस मुद्दे पर बातचीत होती रही। इस दौरान वेणुगोपाल ने अखिलेश यादव से पूछा कि उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर जोर क्यों नहीं दिया। इस पर अखिलेश ने संसद में कही गई अपनी बात दोहराई, यानी इस्तीफा बाद में भी लिया जा सकता है, पहले छात्रों पर बर्बरता का जवाब चाहिए। इसी मुद्दे पर दोनों में बहस हो गई। ये वही अखिलेश यादव हैं जो कल कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान साथ देने के लिए प्रधानमंत्री आवास के नजदीक पहुंचे थे। आज भी वो संसद में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेताओं के साथ नजर आए थे, लेकिन संसद के भीतर इनका वो तालमेल नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही सदन में चर्चा होगी, लेकिन अखिलेश के मुताबिक इस्तीफा बाद में भी हो सकता है, यानी एक ही मुद्दे पर अलग अलग रुख है। राज्यसभा में भी आज इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने राज्यसभा में बहस के लिए 2 शर्तें रखी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत बहस कराने की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार ने विपक्ष के व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना बताया। रूल 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, जिस पर चर्चा यहाँ नहीं होगी। वो जो इंडिया अलायंस गठबंधन है, उसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना। और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि कांग्रेस नियम 267 के तहत बहस क्यों कराना चाहती है और इससे क्या होगा।
आसान भाषा में समझे तो राज्यसभा के नियम 267 के तहत कोई भी सांसद सभापति की अनुमति से बेहद महत्वपूर्ण और जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने का प्रस्ताव रख सकता है। इसके लिए सदन के उस दिन के कार्य को अस्थायी रूप से स्थगित रखने का प्रस्ताव भी हो सकता है। अगर सभापति अनुमति देते हैं और सदन में प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो उस दिन का बाकी काम रोककर पहले उस जरूरी मुद्दे पर चर्चा होती है। हालांकि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नियम 267 के तहत चर्चा कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ किया कि इसे केवल बेहद असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाता है। इस तरह लगातार तीसरे दिन संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। मित्रों, संसद की कार्यवाही स्थगित होने के करीब 2 घंटे बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचे, लेकिन यहां राहुल संसद से अलग कपड़े में नजर आए। काली टी शर्ट पहनकर संसद जाने वाले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सफेद टी शर्ट में दिखे। हालांकि विरोध के रूप में उन्होंने अपनी बाह पर काली पट्टी जरूर बांधी रखी थी। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में शामिल छात्रों के वीडियो चलाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों को बुरी तरह पीटा गया। इसके बाद उन्होंने कुछ आंकड़ों के जरिए पेपर लीक के बारे में बताया। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल, उतना पैसा एक नीट एग्जाम के लिए उतना पैसा देते हैं। आप सोचिए, सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे, इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे। और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे। राहुल गांधी ने छात्रों के हवाले से 3 मांगे या कहें तो 3 शर्तें रखी। राहुल ने कहा कि छात्रों की पहली मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। दूसरी मांग है जिन लोगों ने छात्रों पर हमला किया उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। और तीसरी मांग है पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगे। उन्होंने साफ किया कि इन तीनों मांगों से वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये उनकी नहीं बल्कि छात्रों की मांग है। राहुल ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल के अपने प्रदर्शन का भी जिक्र किया, जब पुलिस उन्हें प्रधानमंत्री आवास के नजदीक धरने से उठाकर ले गई थी। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। मित्रों, एक तरफ कांग्रेस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ सरकार ने विपक्ष पर निशाना साधा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए छात्रों और नौजवानों को मोहरा बनाया जा रहा है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का, मैं मानता हूं, अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। यानी सरकार की नजरों में विपक्षी पार्टियां छात्रों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हित साधने के लिए कर रही हैं। सरकार के मुताबिक सड़क पर हंगामा करना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यानी संसद में आगे आने वाले दिनों में क्या तस्वीर होगी, ये समझा जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 दिन से कार्यवाही शुरू होने के साथ ही संसद में हंगामे का जो सिलसिला चल रहा है वो मौजूदा हालात में आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इस राजनीतिक गतिरोध के बीच एक राजनीतिक पार्टी और एक राजनीतिक परिवार ऐसा भी है जो सबसे मिल रहा है। ये राजनेता हैं शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सूले। शरद पवार और सुप्रिया सूले ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शरद पवार ने इस दौरान छात्रों के विरोध प्रदर्शन का भी मुद्दा उठाया। पवार ने अपने बयान में कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने छात्रों की मांगों और पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए ठोस उपायों की जरूरत पर अपना पक्ष विस्तार से रखा। पवार के मुताबिक प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इन सभी मामलों को हल करने के लिए सकारात्मक और ठोस कदम उठाए जाएंगे।
शरद पवार और सुप्रिया सूले ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की, लेकिन इससे पहले वो कल कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर भी पहुंचे थे। सुप्रिया सूले कल प्रधानमंत्री आवास के नजदीक राहुल गांधी के धरने में भी पहुंची थी। यानी उनकी पार्टी अकेली है जो तीनों पक्षों से मिल रही है। जंतर मंतर पर शरद पवार सीजेपी के नेताओं से मिले, उनकी बेटी राहुल गांधी के धरने में पहुंची और आज दोनों ने प्रधानमंत्री से मिलकर इस आंदोलन का पूरा मुद्दा उठाया। मित्रों, एक तरफ संसद के भीतर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ आज सड़कों पर भी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने थे। देश के कई राज्यों की राजधानी में आज बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पटना, लखनऊ, रायपुर, जयपुर, भोपाल और हैदराबाद में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई। कल दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के धरने से नाराज बीजेपी ने आज कांग्रेस के दफ्तरों को घेरने का ऐलान किया था। इसी दौरान यह हंगामा हुआ। लखनऊ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को लाठी लेकर तैनात किया गया था। हालांकि यूपी पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दफ्तर तक नहीं पहुंचने दिया। पटना में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय के पास पहुंचे, उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। उसके बाद वहां के हालात बिगड़ गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर लाठियां चली, पत्थरबाजी हुई। इसमें दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। सोचिए, अब सड़कों पर इस तरह भिड़ंत हो रही है और यह लड़ाई किसी एक शहर में नहीं हो रही है, पूरे भारत में ये होती दिखाई दे रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में ये हो रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के दफ्तरों को घेर रही हैं। इस बीच एक अहम जानकारी ये है कि सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच बातचीत अधर में लटक गई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने शर्त रखी है कि अब उसके नेता बातचीत के लिए किसी मंत्री के घर नहीं जाएंगे। अगर सरकार को बातचीत करनी है तो किसी न्यूट्रल जगह पर आए या जंतर मंतर पर आकर बातचीत करें। छात्र हित से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एजेंडे के मुताबिक कदम उठा रही हैं। उनके एजेंडे में छात्र तो हैं, लेकिन अपने अपने हितों और नीतियों के कारण उनका नजरिया अलग अलग है। मित्रों, अब हम बिना किसी मिलावट के सिर्फ छात्र हित के लिए अनशन करने वाले सोनम वांगचुक की बात करेंगे। उन सोनम वांगचुक की जो गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में है, जो लीक प्रूफ परीक्षा सिस्टम की मांग कर रहे छात्रों के असली हीरो हैं। मित्रों, आज सबसे पहले सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नाम एक चिट्ठी लिखी। आपको छात्र हित में जंतर मंतर पर 25 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक की इस चिट्ठी को बहुत ही ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। हम इस चिट्ठी को डिकोड करेंगे। थोड़ी देर पहले सोनम वांगचुक ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। इस वीडियो में सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का संकेत दिया। हम इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सोनम वांगचुक की चिट्ठी की। अपनी चिट्ठी में सोनम वांगचुक ने सबसे पहले दोनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई चर्चा के बारे में जानकारी दी। 2 बिंदुओं में उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ हुई बातचीत में इन बातों पर सहमति बनी है कि सरकार पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने पर विचार करेगी। संसद में पेपर लीक से जुड़े मुद्दे पर सार्थक चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर भी सरकार विचार करेगी। सोनम वांगचुक की ये मांगे बहुत महत्वपूर्ण है। आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों की सहायता, संसद में इस मुद्दे पर चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार। साफ है, सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े नहीं है। वो चाहते हैं कि आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों का दुख बांटा जाए। संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हो ताकि ये संदेश जाए कि देश का राजनीतिक नेतृत्व पेपर लीक के मुद्दे पर गंभीर है और लीक प्रूफ सिस्टम बनाने के लिए संकल्पित है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आज कहा कि हमें सोनम वांगचुक की चिट्ठी मिली है, हम उसका जवाब देंगे। हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाएं। हमारा सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक। आज उन्होंने पत्र लिखा है, मुझे ओपन लेटर लिखा है। हम उस पर जवाब देंगे और जवाब दे करके वार्ता आगे बढ़े, इसकी हम चिंता करेंगे। सोनम वांगचुक ने अपनी चिट्ठी में 3 अन्य गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा की। उनकी ये मांगे भी सिर्फ और सिर्फ छात्रों से जुड़ी हैं। मैं आपको न्यूज वॉल पर सोनम वांगचुक की चिट्ठी के इस हिस्से को पढ़कर बता देता हूं। और जो उन्होंने चिट्ठी में लिखा है, आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ किसी भी कानूनी मामले, उत्पीड़न या बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होगी। ये उनकी जो एक मांग है उसे इस तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा, सरकार आश्वासन दे कि आंदोलन में शामिल होने वाले किसी भी युवा प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये सोनम वांगचुक की चिट्ठी में लिखा हुआ दूसरा पॉइंट है।
और तीसरा पॉइंट ये कि आगे आंदोलन हुआ तो पुलिस बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये तीन चीजें उनकी चिट्ठी की जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो हमने आपके सामने रखा। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के संकेतों के बीच उन्होंने क्या कहा है, पहले आपको वो सुना देते हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के संकेतों के बीच आज विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल भी उनसे मिलने पहुंचा। पुलिस ने मेडिकल प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए विपक्षी सांसदों को सोनम वांगचुक से मिलने से रोक दिया। इसके बाद ये सांसद अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमको मिलने का अवसर नहीं मिलेगा, और चाहे रात से सुबह हो जाए हम लोग मिलके ही जाएंगे। और ये मेडिकल प्रोटोकॉल जरा हमको भी दिखाइए। हमसे पहले कई नेता आए, उनको आपने जाने दिया और हमारे लिए मेडिकल प्रोटोकॉल आ गया। और जो इनका रवैया था पुलिस का हम लोग के प्रति बहुत ही गलत था, और हम लोग यहाँ बैठेंगे जब तक हमको मिलने का अवसर नहीं मिलेगा। यानी विपक्ष और सत्ता पक्ष सभी सोनम वांगचुक से मिल रहे हैं। सोनम वांगचुक ने अपनी चिट्ठी में बताया था कि सभी दलों के 65 से अधिक सांसदों ने उनसे अपील की है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल थे। मित्रों, अब हम आपको उस चिट्ठी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा फिर से दिखा देते हैं, और इस चिट्ठी में जो लिखा है, जो हिस्सा है वो देख लीजिए। मैं उनकी बात से सहमत हूं, मैं जीना चाहता हूं, मैं अपने छात्रों, शिक्षा और उस काम की ओर वापस लौटना चाहता हूं जिसने मेरे जीवन को अर्थ दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश और संकेत है। यही बात सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो संदेश में भी कही। वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर सरकार नौजवानों पर कानूनी कार्रवाई नहीं करे, उनकी मांगों पर विचार करे तो अनशन खत्म कर देंगे। अब सोनम वांगचुक की चिट्ठी और वीडियो संदेश के संकेत को समझ लेते हैं। सोनम वांगचुक की प्रमुख मांग है कि सरकार प्रदर्शन में शामिल नौजवानों पर कानूनी कार्रवाई नहीं करे, यानी वो नौजवानों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। उन्होंने संसद में चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार की मांग की। ये उनके रुख में नरमी का संकेत है। वो समस्या का समाधान चाहते हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की जिद नहीं कर रहे हैं। वो पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए मुआवजा मांग रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि सरकार और सिस्टम पीड़ित परिवारों के साथ दिखाई दे। सोनम वांगचुक छात्र हित में फैसला होने पर अनशन खत्म करने के लिए तैयार है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने भी उनसे अनशन खत्म करने की अपील की है, लेकिन यहां एक ट्विस्ट भी है। अभिजीत सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रखने की बात भी कह रहे हैं। आज शाम 6:31 पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने हैंडल से एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में पार्टी की तरफ से 4 मांगे रखी गई। सीजेपी की मांग क्या है, यह भी हम आपको बता देते हैं। पहली मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी मांग है आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा। तीसरी मांग है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाए। चौथी मांग है ज्यादती करने वाले सभी पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जाए। अभिजीत दीपके ने कहा कि जब तक ये 4 डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, जंतर मंतर से धरना खत्म नहीं होगा। समझिए, वो चाहते हैं कि सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करें, लेकिन जंतर मंतर पर चल रहा धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। मित्रों, यहां हमें कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक की मांगों में अंतर को समझना जरूरी है, क्योंकि यही अंतर आंदोलन को लेकर नजरिए का फर्क भी दिखाता है। सीजेपी और सोनम वांगचुक की मांग में सबसे बड़ा फर्क है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर। सीजेपी साफ साफ कह रही है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा, जबकि सोनम वांगचुक की मांग है कि संसद में चर्चा हो और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार हो। यानी सोनम वांगचुक का रुख इस मुद्दे पर नरम है। सीजेपी इस्तीफे की मांग पर अडिग है। दूसरा, सीजेपी 20 जुलाई को उपद्रवियों पर एक्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों पर केस दर्ज को यह मांग कर रही है, यानी इन पुलिस अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई हो। सोनम वांगचुक ने ऐसी कोई मांग नहीं की है। सीजेपी और सोनम वांगचुक की 2 मांगे एक जैसी हैं, लेकिन 2 मांगों में अंतर है। यह आंदोलन को लेकर दोनों के नजरिए में बड़ा फर्क दिखता है। सोनम उन मुद्दों का समाधान पहले चाहते हैं जो छात्रों और नौजवानों से जुड़े हैं,
जबकि अभिजीत दीपके का रुख थोड़ा सख्त है। समझिए सीजेपी ने आंदोलन शुरू किया, वो अब भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं, लेकिन छात्रों के लिए 25 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक इस मुद्दे पर नरम है। सोनम वांगचुक पहले छात्रों से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, इसीलिए उनका रुख व्यवहारिक और पहले के मुकाबले थोड़ा नरम है। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हंगामा हुआ, कुछ लोगों ने उपद्रव किया। जवाब में हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। सीजेपी कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कानूनी एक्शन चाहती है। हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, हाँ हम आपको कुछ वीडियो जरूर दिखाना चाहेंगे। ये वो वीडियो है जिनकी दिल्ली पुलिस पड़ताल कर रही है। दिल्ली पुलिस 20 जुलाई को हुए उपद्रव में इन वीडियो को अहम सबूत मान रही है। ये वीडियो हमारे पास है, अब बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिए। मित्रों, आप मेरी बाईं तरफ जो वीडियो देख रहे हैं वो करीब 24 घंटे पुराना है। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान को पहले सड़क पर गिराया जाता है, भीड़ चारों तरफ से उसको घेर लेती है, उसके साथ मारपीट की जाती है। पुलिस इस वीडियो के जरिए उपद्रवियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश हो रही है ये उपद्रवी कौन थे, कहां से आए थे। हम आपको 20 जुलाई का एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो जंतर मंतर पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में दिख रहे कुछ लोग पहले पथराव करते हैं, उसके बाद सड़क किनारे खड़ी पुलिस वैन को पलट देते हैं। 20 जुलाई का ही दूसरा वीडियो आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं। संसद मार्च के दौरान भीड़ ने बैरिकेड्स को तोड़ा, सुरक्षा के लिए तैनात जवानों से धक्का मुक्की की, फिर संसद भवन की तरफ बढ़ गए। सोचिए अगर यह भीड़ संसद भवन में घुस जाती तो क्या होता। समझिए सुरक्षा बलों से मारपीट करने वाले, पथराव और तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों ने आंदोलन को हिंसक बनाया। यह वीडियो उपद्रवियों के खिलाफ साक्ष्य है। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है, उपद्रवियों की पहचान कर रही है ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके। सीजेपी और सोनम वांगचुक दोनों ही कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वीडियो सबूतों की जांच पुलिस इसलिए कर रही है ताकि दोषियों पर ही कार्रवाई हो। मित्रों, छात्रों के प्रदर्शन में उपद्रवियों की घुसपैठ सिर्फ दिल्ली में नहीं हुई। छात्रों के आक्रोश के बहाने ये उपद्रवी मीडिया को निशाना बना रहे हैं। आज पटना में जी न्यूज की टीम पर हमला हुआ। उपद्रवियों ने पटना में प्रदर्शन कवर करने पहुंचे जी न्यूज की टीम को निशाना बनाया। हमारे संवाददाता प्रशांत झा और कैमरामैन शहनवाज आलम पर हमला हुआ, उन्हें गंभीर चोटें आई। एआईएसएफ के एक प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए जैसे ही जेपी गोलंबर पे पहुंचे, भीड़ ने अचानक घेर लिया। आप देखिए पूरा माइक टूटा हुआ है, इसी तरह जुड़े हुए हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि उसके बाद जो भीड़ थी वो भीड़ सीधे अटैकिंग थी। भीड़ कोई बात नहीं कर रही थी, भीड़ कोई जवाब नहीं दे रही थी। और इस भीड़ में जो अराजक तत्व थे उनका सीधा निशाना मीडिया कर्मी ही थे। और यहाँ जितने भी मीडिया घराने हैं, जितने भी मेन स्ट्रीम की मीडिया है, उन तमाम लोगों पर हमला हुआ। और खास करके मैं बताऊं कि मेरे पीठ पर और मेरे कमर पर लात, जूते घुसे और उनका जो फ्लैग का जो डंडा था उससे जबरदस्त हमला किया गया और माइक तोड़ दिए गए, कैमरा हमारा तोड़ दिया गया। हमारे कैमरामैन शहनवाज आलम घायल हो गए। इसमें किसी तरह बच बचा के हम लोग यहाँ पर निकले। और एक बात और बता दूं, यहाँ की जितनी मीडिया है, सारे मीडिया घरानों पर जो रिपोर्टर्स हैं, जो कैमरामैन हैं, उन पर यह हमला हुआ है और बुरी तरह से हमला किया गया है। सिर्फ जी न्यूज ही नहीं, दूसरे मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर पटना तक मीडिया पर हमले हो रहे हैं। प्रशांत ने जैसे बताया, ये छात्र नहीं उपद्रवी थे। जरूरी है कि इनकी पहचान की जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मित्रों, पटना में हमारी टीम पर हमला करने वाले एक उपद्रवी के हाथ में एक किताब थी। किताब पर महात्मा गांधी की तस्वीर थी। सोचिए, अहिंसा के उपासक की तस्वीर वाली पुस्तक हाथ में लेकर हिंसा करने वाले कौन लोग होंगे? ये छात्र तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर ये छात्र होते तो जरूर इन्होंने किताब पढ़ी होती, महात्मा गांधी की अहिंसा वाली नीति से परिचित होते। मित्रों, जरूरी है छात्रों को बदनाम कर रहे इन उपद्रवियों को पहचाना जाए और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये जो किताब इस लड़के के हाथ में थी, इस उपद्रवी के हाथ में थी जिसने की मारपीट की, उस किताब का शीर्षक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा था, मेरे सपनों का भारत। आंदोलन के नाम पर जो प्रदर्शन हुआ या हो रहा है, यह मामला अदालत भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों अदालतों ने आज ये मुद्दा उठा। वहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई, लेकिन उच्च न्यायालय में इस पर सुनवाई हुई। सरकार को आदेश दिया गया कि वो मारपीट की तस्वीरों को फिलहाल सुरक्षित रखे। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों से जवाब तलब किया है। आज हम आपको बताएंगे कि अदालत में और क्या क्या हुआ और उसका मतलब क्या है। मित्रों, सबसे पहले जानिए कि देश की सर्वोच्च अदालत में क्या हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट में। प्रदर्शनकारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
3 जजों की बेंच के सामने याचिकाकर्ता के वकील ने पक्ष रखा और इस मामले को गुरुवार को ही तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की, मगर चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमौल्या बागची और जस्टिस वी मोहाना की बेंच ने इस पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने जब पुलिस बर्बरता के वीडियो देखने का अनुरोध किया तो मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा कि कोर्ट इस स्तर पर वीडियो देखने में रुचि नहीं रखता। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने वकील को टोकते हुए बेहद सख्त लहजे में कहा, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है। अदालत ने साफ किया कि इस मामले को कोई विशेष प्राथमिकता नहीं दी जाएगी और याचिका अपनी सामान्य प्रक्रिया के तहत ही कोर्ट के सामने आएगी। मित्रों, जिस तरीके की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, उसी तरीके का अनुरोध कल दिल्ली हाईकोर्ट में भी किया गया था। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने भी तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया, लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जनहित याचिका को तुरंत सुनने की मंजूरी दे दी। सुनवाई शुरू होते ही याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ वकीलों ने पक्ष रखा। एन हरिहरन, विकास सिंह और गोपाल शंकर नारायणन ने कोर्ट को बताया कि 20 जुलाई को नीट की अनियमितताओं के खिलाफ शांतिपूर्ण मार्च कर रहे छात्रों, महिलाओं और बच्चों पर दिल्ली पुलिस ने अत्यधिक बल का प्रयोग किया। वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने या रास्ता तय करने का अधिकार नहीं था, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की गई वो गलत थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास कई वीडियो हैं जिन्हें कोर्ट देख सकता है। इनमें पुलिस ऐसे डंडों का इस्तेमाल करती दिख रही है जिनमें कीलें लगी हुई हैं। छात्रों पर पैलेट्स और इलेक्ट्रिक बैटन का भी इस्तेमाल किया गया है। क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा? उन्होंने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों की पहचान हो सकती है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जांच के लिए एसआईटी बने और फिलहाल सारी फुटेज सुरक्षित रखी जाए। वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि मैंने इस मामले से जुड़े 130 से ज्यादा वीडियो देखे हैं। इन वीडियो में बड़ी संख्या में ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो पुलिस की वर्दी में नहीं थे। कई पुलिसकर्मी वर्दी में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना नेम टैग नहीं लगाया हुआ था। सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने इन याचिकाओं का विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं था, बल्कि कुछ तत्वों ने हिंसा और पथराव किया था। उन्होंने पूछा, ये लोग सबूतों के साथ मजिस्ट्रेट कोर्ट क्यों नहीं गए? उन्होंने इसे केवल प्रचार पाने के लिए दायर की गई याचिका बताया। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा, आप ये कैसे कह सकते हैं? ये पब्लिसिटी के लिए दायर याचिका है। बेंच ने कहा, यह कोई अकेली घटना नहीं है। अगर ये सिर्फ एक अकेली घटना होती तो स्थिति अलग होती। तब आपकी ये बात सही हो सकती थी कि लोग पुलिस या मजिस्ट्रेट के पास जाकर निजी शिकायत दर्ज कराएं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को औपचारिक नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने दोनों को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद 2 सप्ताह में पुलिस के जवाब पर याचिकाकर्ता अपना जवाब दाखिल करेंगे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र को सख्त आदेश दिया कि 20 जुलाई की घटना से जुड़े सभी रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो। अदालत ने इस मामले की अगली विस्तृत सुनवाई के लिए 11 सितंबर 2026 की तारीख तय की। यानी मित्रों, दिल्ली में आंदोलनकारियों पर पुलिस की तरफ से बल प्रयोग के आरोपों के बाद एक और नाम की चर्चा चली है, योग गुरु स्वामी रामदेव। दिल्ली में यूपीए सरकार के समय उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था, तब उन पर भी बल प्रयोग किया गया था। योग गुरु आज जी न्यूज पर शिक्षा से जुड़े विशेष कार्यक्रम में शामिल होने आए। हमारे साथ संवाद के दौरान उन्होंने जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन का जिक्र किया। उन्होंने आंदोलनकारियों की शर्तों और मांगों पर अपनी राय दी। छात्रों के नाम पर चल रहे इस आंदोलन को लेकर स्वामी रामदेव ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। वैसे तो ये पूरा संवाद आप कल सुबह 9 बजे देख सकते हैं, लेकिन आंदोलन से जुड़ा एक अंश हम आपको अभी दिखाना चाहते हैं। बहुत कम विशिष्ट लोग हैं जो हर विषय के जानकार हैं। उनके पास हर विषय की जानकारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि उस जानकारी पर वो बात करने के लिए भी बहुत मुखरता के साथ रहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है अभी के वक्त में, अपनी अभिव्यक्ति को मुखरता के साथ रखना। स्वामी जी हर विषय पर बात करते हैं। स्वामी जी ने देश को कई तरीके की विधाओं के जरिए सेवा दी है। आज शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ किया, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में भारत में जो चुनौतियां हैं, किन संकल्पों की ज़रूरत है, इस पर उनसे बात करेंगे। दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व और दिव्य चरित्र तभी होगा इस देश का जब प्रतिभावान होनहार बच्चे, जिनमें रत्ती भर भी
बेईमानी ना हो। सब चारों तरफ देखते हैं तो एक विध्वंसा मचा पड़ा है, रिश्तों का कत्ल हो रहा है, सामाजिक तौर पर बेईमानी है, आर्थिक तौर पर बेईमानी है, मंदिरों में भी चंदा चोरी वाले मुद्दे उठे जा रहे हैं, शिक्षा में भी बेईमानी है, चिकित्सा में भी बेईमानी है। शिक्षा के नाम पर फॉर्मल एजुकेशन अलग है, ट्यूशन अलग है, कोचिंग अलग है। आश्चर्य की बात यह है कि चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो या इंटरनेशनल बोर्ड्स हो, उनका करिकुलम अलग है, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई मतलब नहीं। और जो फॉर्मल एजुकेशन लिए, 8वीं 10वीं आपने पास किए, बोर्ड एग्जाम कर लिए, उसके आधार पर किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिलता। हर एक के एग्जाम अलग है। यूनिवर्सिटी में आपको टॉप यूनिवर्सिटी में एग्जाम एडमिशन लेना, उसके एग्जाम अलग है। आपको कोई कॉम्पिटिटिव नीट है, जी है और तमाम तरह के और यूपीएससी आदि, हर के एग्जाम अलग है। ये फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या रह गया? और इतनी महंगी हो गई राहुल जी, हमारी शिक्षा तो 500 रुपये में हो गई थी पूरी एजुकेशन। आज वाली एजुकेशन 5 लाख से शुरू होकर के करोड़, 2 करोड़ और मेडिकल की पढ़ाई आदि में यदि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फंस गए और उसके बाद आगे स्पेशलाइजेशन कर लिया तो 3 से 5 करोड़ का बिल बन गया आपका। तो शिक्षा सबको सुलभ होनी चाहिए। आज बच्चों में फ्रस्ट्रेशन है, बेरोजगारी को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, क्या करेंगे पढ़ाई के बाद, इसको लेकर के कोई सरकारी नौकरी की तलाश में है, कोई और प्राइवेट जॉब नहीं मिल रहा उससे परेशान है। और करीब देश के ज़्यादातर युवा तो 4 से 8 घंटे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल करने में लगे हुए हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जो वातावरण बना हुआ है बहुत ही भयावह वातावरण है। बहुत बखेड़ा है मेरे भाई राहुल जी, और इस बखेड़े को ठीक करना है। बखेड़ा आजकल दिल्ली की सड़कों पे भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। हाँ, इसमें भी मैंने अभी गया तो नहीं, मैं ना जंतर मंतर गया हूँ, ना संसद भवन गया हूँ, लेकिन सड़कों पर हंगामा बड़ा जोरदार है। आप जंतर मंतर के मंच पे तो नहीं गए? अभी नहीं गया हूँ, आप वहीं भेजना चाह रहे हो यहाँ से मुझे। तो खैर, बखेड़ा बहुत है। किसी भी प्रकार से पेपर लीक नाम का तत्व एक बार भी नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों में बड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है और आप सभी से सहमत होंगे। एक बार भी पेपर लीक क्यों होना चाहिए? मेरा तो इसमें एक और दृष्टिकोण है कि जवाबदेह जो अलग अलग एग्जाम्स कराने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी होने चाहिए, जवाबदेह हमारा शिक्षा मंत्रालय भी होना चाहिए, जवाबदेह रूलिंग पार्टी भी होनी चाहिए और जवाबदेह विपक्ष भी होना चाहिए, और जवाबदेह इस देश के युवा भी होने चाहिए। अब कुछ लोग जो है वो, अब देखो, विरोध करना लोकतंत्र में हमें अधिकार दिया हुआ है, होना चाहिए। जब आपको कोई बात गलत लगे विरोध करो, विरोध की भी एक मर्यादा होनी चाहिए। अब उसमें भी अब क्या होता है फ्रस्ट्रेशन में, अब कुछ मुद्दों को लेकर के मैं ऐसा मानता हूं कि जो आवाज उठा रहे बच्चे वो जायज है, लेकिन अब उसमें क्या हुआ, उसका कोई धोर धड़ी नहीं रहा। जो चल रहा है प्रदर्शन, उसका एक वैचारिक अधिष्ठान, कोई आइडियोलॉजी, कोई प्रिंसिपल होना चाहिए। वहाँ कोई भी आकर के किसी भी प्रकार की आहुति लगा के चला जाता है, फिर उसमें जो आग उठती है वो लपटे किधर जाएंगे किसी को पता नहीं। मित्रों, जैसा कि हमने आपको कहा, स्वामी रामदेव के साथ जंतर मंतर वाला ये पूरा संवाद आप कल सुबह 9 बजे जी न्यूज पर देख सकते हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने शिक्षा, सियासत और राम मंदिर में दान चोरी के विषय पर हमारे सवालों का जवाब दिया है। मित्रों, अब हम कश्मीर के अनंतनाग में आज हुए आतंकी हमले को डिकोड करेंगे। आज दोपहर करीब 12:30 बजे अनंतनाग के लाल चौक पर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी। इस गोलीबारी में जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी शहीद हो गए। आज आपको ये जानना चाहिए, ये हमला जहां हुआ वो इलाका कितना संवेदनशील है, इस हमले का अमरनाथ यात्रा से क्या कनेक्शन है। आपको ये भी जानना चाहिए कि किस नए आतंकी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और इस हमले के बाद क्या एक्शन हुआ। लेकिन सबसे पहले आपको आतंकी हमले वाली जगह से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखनी चाहिए। ये जो लेन है जहां पर आप सुरक्षा बल भी देख रहे हैं इस वक्त, यहाँ से ही पुलिस कॉप जो है बाहर निकल रहा था और बिल्कुल इस स्पॉट पर जो बाहर खड़ा जो टेररिस्ट था वो था और उसने उस पर फायर किया और फिर वो पुलिस कॉप जो है बिल्कुल इस यहाँ पर इस दुकान के पास गिर पड़ा और यहाँ पर आप
देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो है ये भी गिरा हुआ है और यहाँ पर आप देखिए कैसे ये सारा फायर हुआ है और यहाँ पर वो गिर गया है और यहाँ पर पिस्टल के फायर भी हैं जो देखने को मिल रहे हैं। ये ना मित्रों, इस हमले का अमरनाथ यात्रा से भी कनेक्शन है। वैसे तो खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है, लेकिन जहां आतंकी हमला हुआ वो अमरनाथ यात्रा के रूट में आता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान शहीद हुए वो अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में ही तैनात थे। बताया जा रहा है कि इस हमले में 1 से ज्यादा आतंकवादी शामिल थे जो हमले के बाद पास के जंगलों में फरार हो गए। सुरक्षा बल उन जो हमलावर है, जो आतंकी है, उनको खंगालने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और जवान आप देख सकते हैं हथियारों से लैस आइडेंटिटी कार्ड्स चेक कर रहे हैं। लोगों के आवाजाही पे नज़र रखी जा रही है क्योंकि यही वो बाज़ार है जहां पर आतंकियों ने भीड़ का फ़ायदा उठाकर जो है एक एसओजी के जवान पे हमला किया था और उसको शहीद कर दिया और उसके बाद से लगातार चारों तरफ से घेराबंदी कर ली गई और जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस हमले के बाद इस नए आतंकवादी संगठन का नाम सामने आया है, यूएलसी, यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल। इसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। यूएलसी के नाम से एक पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी ली गई है। ये नाम पहली बार सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यूएलसी भी टीआरएफ की तरह ही लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है। इस आतंकी हमले में आतंकवादियों को स्थानीय मदद का शक भी जताया जा रहा है। जिस जगह यह हमला हुआ वो घनी आबादी वाला इलाका है। अमरनाथ यात्रा की वजह से सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आतंकवादी हथियार लेकर यहां तक पहुंचे कैसे। आतंकवादियों के मददगारों पर शिकंजा कसने के लिए पूरे कश्मीर में 2000 से ज्यादा ओजीडब्ल्यू यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है। ओवरग्राउंड वर्कर वो लोग होते हैं जो सरहद के इस पार रहकर आतंकवादियों की मदद करते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर में ओजीडब्ल्यू पर सुरक्षा बलों की सख्ती काफी ज्यादा बढ़ गई है। पहलगाम हमले से लेकर अब तक 2800 से ज्यादा ओजीडब्ल्यू सुरक्षा बलों के रडार पर है। 150 से ज्यादा को गिरफ्तार किया गया है। डीएनए मित्रों, जितना जरूरी एक एक आतंकवादी को खत्म करना है उतना ही जरूरी है उनके मददगारों के नेटवर्क को खत्म करना, क्योंकि आम लोगों के बीच छिपे मददगारों की वजह से ही आतंकवादियों को शह मिलती है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल घाटी में लगातार आतंकवादियों को पनाह देने वाले नेक्सस को खत्म करने का ऑपरेशन चला रहे हैं और इसी सिलसिले में एक बड़ी सफलता मिली है। किश्तवाड़ के छतरू इलाके में एक स्थानीय मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार किया गया। यह इमाम सालों से आतंकवादियों को मदद मुहैया करवा रहा था। इमाम के भेष में छिपे आतंकवादियों के इस मददगार का नाम है मोहम्मद रफीक नाइक। जांच में पता चला कि नाइक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए ग्राउंड हैंडलर की भूमिका निभा रहा था। रफीक नाइक के पकड़े जाने की पूरी कहानी और टाइमलाइन आपको जाननी चाहिए। 23 फरवरी को किश्तवाड़ के ही छन्नू इलाके में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर सैफुल्ला और उसके 6 साथियों को ऑपरेशन त्राशी के तहत मार गिराया। सैफुल्ला का एनकाउंटर एक बड़ी सफलता थी क्योंकि वो बीते 2 साल में सुरक्षा बलों को 20 बार चकमा दे चुका था। सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर 7 आतंकवादियों का गुट लगातार 2 साल से किश्तवाड़ में ही सुरक्षा बलों को कैसे चकमा दे रहा है। यहीं से लोकल सपोर्ट का शक पैदा हुआ। एनकाउंटर के बाद सैफुल्ला के ठिकानों से जो चीजें मिली, यहां से शक और गहरा गया क्योंकि आतंकवादियों ने जंगल के बीच जो बंकर बनाया था वहां 20 किलो चावल, 50 नूडल्स के पैकेट, 20 तरह के मसाले और ताजी हरी सब्जियां मिली थी। बिना स्थानीय सपोर्ट के इतना राशन इकट्ठा करना 7 आतंकवादियों के लिए लगभग नामुमकिन था। सैफुल्ला के एनकाउंटर के बाद एनकाउंटर साइट्स पर मिले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए ट्रेसिंग शुरू हुई और एनकाउंटर के 5 महीने बाद मस्जिद में इमाम के भेष में छिपे आतंकवादियों के मददगार मोहम्मद रफीक नाइक को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद रफीक के नाम का ये शख्स एक्स इमाम था और यहाँ सिंहपुरा के एक इलाके में रहने वाला था। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये इलाका जो पीछे आप देख रहे हैं ये वही इलाका है जहां लगातार मुठभेड़ें हुई और सैफुल्ला ग्रुप को निस्तो नाबूद करने में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब रही और उसके बाद से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि इन्हें आखिर यहाँ लॉजिस्टिक प्रोवाइड कौन कर रहा है, इनकी मदद कौन कर रहा है और
अब सामने ये आ रहा है कि लगातार इनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने के लिए यहाँ के जो लोकल्स थे वो इन्वॉल्व थे, जिनमें से 2 को पहले अरेस्ट किया गया था और अब मोहम्मद रफीक नाइक को भी, जो एक्स इमाम है, उनको भी इसमें अरेस्ट किया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी भी इस केस में चल रही है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि जितने खतरनाक हथियारबंद आतंकवादी हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक आतंकी बिना हथियार उठाए उनके मददगार हैं। इमाम बनकर घूम रहे नाइक से पहले मशकूर अहमद नाम के एक शिक्षक को भी इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दोनों के दोनों अपने क्षेत्र में इज्जतदार पेशे में थे, इलाके में इनका प्रभाव था और इसी प्रभाव का इस्तेमाल कर ये युवाओं का ब्रेन वॉश करने में लगे थे। डीएनए मित्रों, सुरक्षा बलों के एक्शन के बाद से सरहद पार से आने वाले आतंकवादियों की संख्या कम हो गई है। ऐसे में आतंकी संगठनों ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स को कश्मीरी युवाओं का ब्रेन वॉश करने का टास्क दिया है। यही वजह है कि एक हार्डकोर ओजीडब्ल्यू की तुलना बिना हथियार वाले आतंकवादी से की जाती है। इसीलिए घाटी से आतंकवादियों के साथ साथ आतंकियों के मददगारों के पूरे नेक्सस को भी खत्म करने की जरूरत है। डीएनए में अब आज का संदेश, यदि शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो सपनों को आकाश दीजिए, पर संस्कारों को वनवास मत दीजिए।